Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है audio video तो चल आ रहा है. एक बार कमेंट कर देना. Clear है. So audio video is clear. All okay. So since you were asking about SSC JEE new pattern for paper 2, so for that only I have scheduled this session. उसी के लिए session को schedule किया हुआ है. So as to एक basic idea मिल जाएगा आपको कि किस तरह का पेपर आप expect कर सकते हो, क्या क्या changes हैं इस बार. What are the changes that are being introduced? So accordingly आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है तो गेट के लेवल का एग्जाम आएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल हैपन. सो विल ट्राई टू गेज कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं. और क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम है तो नवंबर में मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा. सो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन इन नवंबर, ये मंथ तो खत्म हो ही गया है और इस मंथ में भी बाकी चीजें भी शेड्यूल्ड है. तो अकॉर्डिंगली I'll schedule the sessions and we'll discuss the problems also, ताकि प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले आपको. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. विल स्टार्ट विद द डिस्कशन. द डिस्कशन इज रिगार्डिंग द न्यू पैटर्न फॉर एसएससी जेईई पेपर 2. अब क्या क्या जानकारी दी है आपको नोटिफिकेशन के अंदर, क्या जनरल डिटेल्स है इसके अंदर, पहले उसको देख लेते हैं. फिर किस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ी उसकी जानकारी भी निकालेंगे. अकॉर्डिंगली विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. सो डेट ऑफ द एग्जामिनेशन इज 4 दिसंबर. तो जिन लोगों का भी प्री क्लियर हुआ होगा जो पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, दे मस्ट नोट डाउन दिस डेट. 4 दिसंबर को आपका एग्जाम है. टोटल वैकेंसीज 1324 है, विच इज डिसेंट वैकेंसी थे. जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पेपर 1 पेपर 2 में था. पेपर 1 तो हो ही गया आपका, पेपर 2 भी सीबीटी है. तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है जैसे पेपर 1 हुआ था हमारा. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है. तो सीक्वेंस में ये सारा. अभी आप इस स्टेज को क्लियर कर चुके हो जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं. अब दूसरी स्टेज है जो मेन स्टेज है. इसके बाद वाली तो आप यूँ बोल सकते हो फॉर्मेलिटी होती है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं आपको और साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना है. तो एक बेसिक आपको पैटर्न बताया एग्जाम का. तो सीबीटी टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है. भले ही मेंस है, पेपर 2 है, पर इस बार एक ऐसा हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस हो गए. पहले कैसे होता था, पहले तैयारी कर रहे होते थे. पहले कैसे होता था, पहले कन्वेंशनल होता था. अब कन्वेंशनल सवाल नहीं आएंगे. नाउ कन्वेंशनल प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर. तो एडवांटेज है आपके लिए, क्योंकि जब कन्वेंशनल प्रॉब्लम आते हैं आपको सारे स्टेप्स ध्यान से करने होते हैं. यहाँ पे आपको फाइनल आंसर देना है. मोर ओवर जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो गायब हो गए. तो जैसे वहाँ पे बीएमसी आती थी, कई बार ट्रांसपोर्टेशन, कई बार कंक्रीट, कई बार सॉइल की भी थ्योरी पूछ लेता था, टेस्ट पूछ लेता था. अब वो थ्योरी आपकी एलिमिनेट हो गई. तो जो लोग लिख नहीं पाते थे अपने वर्ड्स के अंदर, उनके लिए एडवांटेज है ये. इट इज द एडवांटेज फॉर दैट. तो कन्वेंशनल पेपर में आपको लिखना भी होता है. तो कई बार उसमें हमारा शॉर्ट हैंड होता है, लिख नहीं पाते हम, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. तो उन लोगों के लिए एडवांटेज है. तो ओवरऑल अच्छा डिसीजन है कि कन्वेंशनल की जगह उन्होंने पेपर 2 पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया. तो पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस ओनली. नेक्स्ट पार्ट ए में क्या है, हमारी जनरल इंजीनियरिंग है, सिविल और स्ट्रक्चरल. पार्ट बी में हमारी जनरल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल. पार्ट सी में हमारी जनरल इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल. टोटल ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे की है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100 है. अब देखो यहीं से आपको आइडिया लग गया लेवल क्या होगा. तो काफी मैसेज आए सर गेट अब ऑब्जेक्टिव हो रहा है और मेंस का पेपर है तो गेट के लेवल का आएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. गेट में आपके 65 क्वेश्चन होते हैं और कितने टाइम देता है वो आपको, 3 घंटे देता है. तो 65 क्वेश्चनों के लिए 3 घंटे दे रहा है, 180 मिनट, 180 मिनट्स. तो मोटा मोटा अगर मैं इसको 60 भी ले लूँ, 65 नहीं भी लूँ, तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम दे रहा है आपको एक सवाल करने के लिए. एक सवाल करने के लिए 3 मिनट दे रहा है. क्यों 3 मिनट दे रहा है, क्योंकि लेवल बहुत हाई होता है वहां पे. लेवल इज ह्यूज. यहाँ पे इससे भी मतलब उसके आसपास का टाइम आएगा, 60 कंसिडर कर लिया मैंने इसे. यहाँ पे 2 घंटे में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास, 100 क्वेश्चन है. तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है 120 मिनट में. तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम मिल रहा है आपको, ऑन एन एवरेज कितना टाइम मिल रहा है. 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है आपको, 72 सेकेंड्स. 1 मिनट 72 सेकेंड्स, चलो 72 सेकेंड बोल रहे हैं. तो 1 मिनट 12 सेकेंड. तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 1/3 हो गया. अब ऑलमोस्ट 1/3 हो गया तो लेवल का आपको आइडिया यहाँ से लगा लेना है. तो जिस लेवल का पेपर आपका गेट का आता है उसके आसपास भी पेपर नहीं होगा ये. सो
आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जो आप ए लेवल के एग्जाम दे रहे हो अभी अलग अलग स्टेट के, उस लेवल तक का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हाँ, प्री से एक स्टेप आगे होगा, पर गेट और ईएससी को टच नहीं करेगा, वो उसके नीचे ही रहेगा। इट विल बी कंपैरेटिवली लोअर देन दैट लेवल ओनली। रिलेट करने के लिए जो आप ए के एग्जाम दे रहे हो, जैसे एमपी का एग्जाम हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, यूपी का हो गया, अगर इनके आप ए पेपर कंसिडर कर लोगे तो उसी लेवल का आपको एक पेपर मिल जाएगा। तो 1 मिनट के आसपास मोटा मोटा टाइम दे रहा है आपको वो एक सवाल करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स विल बी 300, 300 नंबर का पेपर है। मार्किंग स्कीम होगी 3+ फॉर ईच करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी -1 हो जाएगा हर रॉन्ग आंसर के लिए। तो इसका ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है, सो देयर इज नेगेटिव मार्किंग। बाकी जो आप एग्जाम देते हो इन जनरल, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन साइड रूल। साइड रूल की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, पर आप लेके जा सकते हो। लॉग टेबल आप ले जा सकते हो, कैलकुलेटर ले जा सकते हो। कैलकुलेटर अभी मेंशन्ड नहीं है नोटिफिकेशन में कौन सा है, प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है। हाउएवर, आपको नॉन प्रोग्रामेबल ही लेके जाना है। तो इट इज नॉट मेंशन्ड हियर कि ये प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है, बट यू हैव टू टेक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर ओनली। यू हैव टू टेक स्टीम टेबल। अब फिर से स्टीम टेबल में आपका कोई रोल नहीं है, स्टीम टेबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम आती है। तो इट इज यूज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल में इसका कोई रोल नहीं होता है। हाउएवर परमिट कर रखा है, आप स्लाइड रूल ले जा सकते हो, कैलकुलेटर ले जा सकते हो, लॉग टेबल ले जा सकते हो, स्टीम टेबल भी ले जा सकते हो। क्लियर? तो ये तो आपको बेसिक पैटर्न बता दिया। जनरल पैटर्न इज बीइंग गिवन टू यू। सिलेबस सेम वही है जो आपके प्री का है, कोई चेंज नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेपर्स वी हैव डिस्कस, मोस्टली जो पेपर है वो हमने डिस्कस कर रखे हैं। सिलेबस डिटेल में मेंशन्ड है, मैंने उसको कट करके लगा दिया है। कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर, नथिंग न्यू। ईएससी प्री लेवल बेटा बता तो दिया ना कौन सा लेवल आएगा, कभी खुद ही बोला है कि ईएससी गेट को टच ही नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा? कैलकुलेशन करके दे दी है। सो सिलेबस विल बी सेम, जो आपके प्री का सिलेबस है एग्जैक्टली वही सिलेबस है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है इसमें, देयर इज नो चेंज इन दैट। तो बीएमसी है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, ये दोनों तो मैंने करा रखे हैं, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब और स्पेशल क्लास में। सर्वेइंग भी अभी चल रही है, कल से क्लास लग जाएगी आपकी सर्वेइंग की यूट्यूब के ऊपर। तो जो क्लास पेंडिंग है वो कल से चालू हो जाएगी रेगुलर। फ्रॉम टुमारो आई विल बी टेकिंग द रेगुलर क्लास फॉर सर्वेइंग। देन सॉइल मैकेनिक्स करा रखा है मैंने यूट्यूब के ऊपर, ये भी, ये सारे फ्री लेक्चर्स हैं ये। तो ये मैंने फ्री में करा रखा है, ये मैंने फ्री में करा रखा है, ये भी ऑलमोस्ट हो गया, चल रहा है अभी। ये भी हमने सॉइल मैकेनिक्स यूट्यूब में करा रखी है। हाइड्रोलिक्स भी करा रखी है मैंने, आई हैव डिस्कस हाइड्रोलिक्स आल्सो। इरिगेशन भी करा रखा है। मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट तो मैंने आपको करा ही रखे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करा के तो क्या छोड़ा है भाई, सब कुछ तो करा दिया है। ऑलमोस्ट ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर देयर ऑन यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं यूट्यूब और स्पेशल क्लास में। इन्वायरमेंट करा रखी है, ये भी फ्री कोर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हो, ऑल दीज कोर्सेज यू कैन रेफर। देन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेम वही सिलेबस है। आरसीसी, ये आरसीसी भी करा रखी है मैंने, आरसीसी ऑल्सो आई हैव डिस्कस। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सेम, वो बीएमसी का पार्ट है, ये भी डिस्कस कर रखा है मैंने, दिस इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस। स्टील डिजाइन, ये एक बचा हुआ है, एक स्टील डिजाइन बचा हुआ है और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बची हुई है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप सॉम भी डाल सकते हो, तो सॉम को सेपरेटली मेंशन नहीं किया है, नॉट बीइंग मेंशन्ड। क्लियर है? तो सिलेबस को आप नोट कर सकते हो। न्यूमेरिकल का वेटेज, सेपरेट वेटेज थोड़ी बताएगा वो। वो ये थोड़ी बताएगा मैं न्यूमेरिकल इतने दूंगा या थ्योरी के इतने दूंगा। और उससे करना भी क्या है? चलो न्यूमेरिकल का वेटेज बता दिया मैंने आपको, आप उससे करोगे क्या? मतलब व्हाट कंक्लूजन यू विल ड्रॉ फ्रॉम दिस, अगर न्यूमेरिकल का वेटेज इतना है? मतलब मेरे हिसाब से वो डाटा कहीं काम तो आएगा नहीं आपका। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, अगेन फालतू की बातें हैं, पहली बार हो रहा है पेपर। उसने बस आपको ये बताया कि भैया 3 नंबर का एक सवाल है, 100 क्वेश्चन आएंगे। अब वो सवाल कैसे भी बना के दे सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, थ्योरी भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, एमएसक्यू भी हो सकता है, असर्शन रीजन भी हो सकता है, मैच दी फॉलोइंग भी हो सकता है, एनईटी भी हो सकता है, इट मे बी एनी। तो नहीं दे रखा, तो आप इसमें क्यों माथा भी क्यों मारोगे इसके अंदर? मतलब इसमें मैं अगर सोच रहा हूँ तो उसके अंदर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं उसके अंदर, क्योंकि सबके लिए सेम होगा।
हमें बिल्कुल, तो वो उस पर तो माथा नहीं मार रहा ना, आप जो बताया है उसके ऊपर माथा मार रहे हैं ना। आपको तो ये कंटेंट रेडी करना है। अब कंटेंट रेडी कर लिया तो भैया जैसा मर्जी सवाल पूछ, भैया आंसर निकाला, एनईटी करवा ले, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, एमसीक्यू पूछ ले, एमएसक्यू पूछ ले। हाँ, सर मेंस का सिलेबस आया है क्या? वही तो है सिलेबस बेटा, वही तो सिलेबस ही तो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। प्री में स्ट्रक्चर का वेटेज कम होता है, मेंस में न्यूमेरिकल आ सकते हैं क्या? नहीं बताइए, मतलब कैसे बताया जाए आपको? पहली बार हो रही है ना चीज, ये तो पहली बार हो रहा है। तो फिर से क्या करना है, इन सब बातों को छोड़ के बस अपना सिलेबस पूरा करना है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग द टाइम इन ऑल दीज थिंग्स कि न्यूमेरिकल आएगा या नहीं आएगा, इसका वेटेज ज्यादा था या इसका वेटेज कम था। मेरे हिसाब से सारा फोकस आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगाना है, इन सारी बातों में माथा नहीं मारना है। कोई आउटपुट है ही नहीं इस चीज का, देयर इज नो आउटपुट ऑफ दिस। देन सिंस कैलकुलेटर्स आर अलाउड, अब इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं? कैलकुलेटर अलाउ कर रहा है तो जो न्यूमेरिकल होंगे वो कंपैरेटिवली लेंदी होंगे। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता है, इसका मतलब छोटे छोटे न्यूमेरिकल मिलते हैं जो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाए। तो उसने बोला कैलकुलेटर अलाउड है, सो एक्सपेक्ट जो न्यूमेरिकल आएगा वो लेंदी होगा, सो इट विल बी लेंदी, यानी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर की मदद से ही करनी पड़ेगी। सो लेंदी न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड, इट इज प्रेफरेबल टू गो विद द नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो कहीं मेंशन्ड नहीं है, बट गो विद द नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर। सर एज दिस इज फर्स्ट एग्जाम वी डोंट हैव प्रीवियस ईयर फॉर दिस टू प्रैक्टिस। क्वेश्चन कहाँ से? करनी नहीं है ना आपको, तो सिलेबस पूरा करना है। आपने सिलेबस पूरा कर लिया, फिर जैसा मर्जी सवाल आ जाए। You have done the syllabus. If you have done the syllabus, then this question is not there. मतलब मैं, मेरे को अभी भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये पहली बार हो रहा है, इसके क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। अरे भाई, अब मैं तो ये सारी चीजें सोचता ही नहीं था, अब आज तक नहीं सोचता हूँ। मेरा अगर सिलेबस पूरा हो गया, जैसा मर्जी सवाल पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछ ले, मैच दी फॉलोइंग पूछ ले, असर्शन रीजन पूछ ले। मतलब अच्छा, आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस, मतलब अगर आपके पास पीवाईक्यू होता तो आप अपनी तैयारी में क्या कर रहे थे उस चीज का? क्या मतलब, जैसे लेट अस सपोज मेरे को परमेबिलिटी पढ़नी है, तो अगर मेरे को पीवाईक्यू पता है तो मेरे परमिटिविटी पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा क्या? फिर परमिटिविटी तो परमिटिविटी रहेगी ना, मेरे को तो ये पढ़नी है ना पूरी, एक टॉपिक है, एक टॉपिक उठा के पढ़ना है पूरा। अब जब ये टॉपिक पढ़ लिया, इसके बाद जैसा मर्जी सवाल पूछ ले, तो मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि मेरे पास सर पहले के क्वेश्चंस है नहीं, तो है ना, हम तैयारी कैसे करें? तो भाई ये है, तैयारी इससे करनी है, ये सिलेबस मार्क करके दिया हुआ है उसने, इसकी तैयारी करनी है, ये तैयारी कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। और रही बात पेपर नहीं है, वो किसी के लिए नहीं है, तो पहली बार हो रहा है, सबके लिए इक्वलेंट है। तो जो बेस है वो तो कॉमन बना ही रखा है उसने, ऐसा तो नहीं कि आपके पास ही नहीं है सिर्फ दूसरे के पास है। तो ना आपके पास है ना दूसरे के पास है, तो उस बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो जो बेस कॉमन नहीं है उसको तो करो ही, मतलब पेपर पहले नहीं हुआ, ये आपके हाथ की बात नहीं है ना, इसे आप कंट्रोल कर पाओगे। आपके हाथ में ये है, ये तो कंट्रोल कर लो। तो ये चीज मेरे हाथ में है, इसको प्रिपेयर करना। तो ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, जो जितना अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा इट इज फाइन, चाहे जैसा मर्जी पेपर है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, 100 क्वेश्चन है, इट इज टू बी सॉल्व्ड इन 2 आवर्स, लेवल ऑफ द क्वेश्चन कैन बी अज्यूम्ड इक्वल टू यूपीएससी एग्जाम, ये पीछे बता दिया है। डिफिकल्टी लेवल गेट जैसे बिल्कुल नहीं होगी, तो गेट के पीवाईक्यू करने मत बैठ जाना कि सर गेट के पीवाईक्यू कर ले, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इफ यू आर टारगेटिंग ओनली एसएससी जेई, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ गेट। तो गेट और ईएससी के सवाल मत करना, सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, नहीं करने गेट के सवाल, नहीं करने ईएससी के सवाल। हाँ, आप ए लेवल के सवाल कर सकते हो, ए लेवल में यूपी है आपके पास, एमपी है, राजस्थान है, इसके ए लेवल के सवाल उठा लो। उत्तराखंड है, इसके भी ए के पेपर है काफी सारे, तो यू कैन गो फॉर दिस, आप इनकी कर सकते हो तैयारी। प्री की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली सर बेटा, देखो टाइटल क्या है कि एसएससी जेई मेंस का जो नया पैटर्न है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखो अपना सवाल क्या पूछ रहे हो, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो अभी नया पैटर्न आने वाला है उसको कैसे तैयार करें। तुम ये पूछ रहे हो सर पी में सर कट ऑफ क्या दी गई है। पैटर्न चेंज होता है तो आसानी होता है, हाँ, ऐसा देखा गया है। अगेन
कोई ये फिक्स्ड चीज नहीं है कि नहीं जब पैटर्न चेंज होता है तो पेपर आसान ही आता है। मोर और लेस अभी जो बाकी एग्जाम हुए हैं इतने सालों में, जब पैटर्न चेंज होता है तो पेपर को थोड़ा हल्का ही रखा जाता है पहले साल। फिर से मैं इस इंप्रेशन को लेके अपनी तैयारी नहीं करूंगा। मैं तो बस यही कंसिडर करके चलूंगा कि मेरे को अपना सिलेबस पूरा करना है। अगर पेपर आसान आ जाता है, बल्कि ये दिक्कत वाली बात है, इफ द पेपर इज कंपैरेटिवली सिंपल, तो जो लोग तैयारी नहीं भी करके गए हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको तो ये विश करना चाहिए पेपर मुश्किल आए, क्योंकि जब पेपर मुश्किल आएगा तभी जो तैयारी नहीं करके आए हैं वो छटेंगे। जो सिंसियर बच्चा है उसी का सिलेक्शन होगा। तो इसके ऊपर फिर से कमेंट नहीं करना कि पेपर आसान आएगा या नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपल एज वेल एज लेंथी न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको 1 मिनट का टाइम दिया हुआ है। सवाल को पढ़ने में अप्रोक्सीमेटली 10 से लेकर 15 सेकंड लग जाते हैं। 10-15 सेकंड पढ़ा आपने सवाल, 4 स्टेटमेंट आएंगी जैसे प्री में आती थी, बस वो स्टेटमेंट्स का लेवल कंपैरेटिवली अच्छा हो जाएगा, इट विल बी कंपैरेटिवली बेटर। तो न्यूमेरिकल आएंगे, लेंथी आएंगे, जो स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम्स आएंगे, 4 स्टेटमेंट होंगी, 4 स्टेटमेंट्स विल बी गिवन टू यू। हो सकता है एक या एक से ज्यादा सवाल भी, एक स्टेटमेंट भी सही हो। देयर मे बी ए केस मोर देन वन स्टेटमेंट कैन आल्सो बी करेक्ट, जो प्री में भी आती है, विच इज आल्सो बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द प्री। तो जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इतना ज्यादा माथा नहीं मारते। उसी जो प्री का लेवल है उसको थोड़ा सा ये क्या कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे। ध्यान रखना जो भी डेरिवेशन है, इनके फाइनल रिजल्ट आपको ध्यान करके जाना है। सो वट एवर डेरिवेशन आते हैं, अब डेरिवेशन तो आएंगे नहीं, जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं। इसका मतलब जो आपकी हैंडबुक है, दैट विल कम हैंडी नाउ। तो सबके पास मेरे ख्याल से हैंडबुक होगी जिसमें लास्ट में आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज होंगे। तो डायरेक्टली फॉर्मूलाज विल बी गिवन टू यू। आप डायरेक्टली उन फॉर्मूलाज को पढ़ के जाना, दे विल बी मोर देन यूजफुल, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको आंसर निकालने हैं। तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना। जहाँ थ्योरी का है, जैसे एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास है, सर्वेइंग में उठा लिया हमने लेवल ट्यूब, बबल ट्यूब। अब बबल ट्यूब की पूरी थ्योरी पढ़ना, 4 स्टेटमेंट दे देगा उसके ऊपर। लेवलिंग का सवाल आ जाएगा तो बैक साइड फोर साइड दोनों करा देगा। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट, आप सिंपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको गेट की तैयारी करनी है, गेट के क्वेश्चंस देखने हैं, उसमें 1 नंबर वाले सवाल उठा सकते हो। तो गेट के जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है आप उनको कंसिडर कर सकते हो, यू कैन कंसिडर दोस प्रॉब्लम्स। तो गेट के लेवल के सवाल नहीं आएंगे, पर मैं जितना भी बोल दूं कि नहीं गेट के लेवल सवाल तो करोगे, ईएससी के सवाल करोगे, तो अगर गेट के सवाल कर रहे हो तो उसके 1 नंबर वाले सवाल उठाना। गेट के जो 2 नंबर वाले सवाल हैं उनका लेवल ईएससी के भी ऊपर होता है, तो वो यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, वो सॉल्व ही नहीं होगा 1 मिनट के अंदर, इट विल नॉट बी सॉल्व इन 1 मिनट। तो अगर आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो गेट के जो 1 मार्क्स वाले प्रॉब्लम है वो आप कंसिडर कर सकते हो, दैट यू कैन कंसिडर। एसएससी जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लें क्या, सीबीटी 2 के लिए? बेटा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो एसएससी जेईई का कन्वेंशनल था ना, अभी ऑब्जेक्टिव हो गया, नाउ इट इज ऑब्जेक्टिव। एसएससी जेईई 2023 के सभी पेपर करवा दीजिए। 2023 के सभी पेपर? हाँ, वो भी नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने बोला ना, नवंबर में। फ्रॉम नवंबर आई विल बी स्टार्टिंग दैट। अभी के लिए तो ऑलमोस्ट 2-3 दिन ही बचे हैं महीना खत्म होने में। एक बार मैं सारी चीजें कंपाइल कर लूंगा और खुद ही सवाल बना के दे दूंगा आपको। तो ऐसे सवाल जो 1 से लेके 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। तो जैसे अभी गेट के मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ उसकी सीरीज, वैसे एसएससी जेई पेपर 2 की मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में डेवलप कर लूंगा। खुद ही नए सवाल करेंगे। तो पीवाईक्यू का कोई सेंस ही नहीं हो तो प्री के, दोज आर ऑफ फ्री। लेवल उससे थोड़ा सा ऊपर आएगा तो मैं नए सवाल बना के करा दूंगा। सो दैट आई डिस्कस सेपरेटली। नेक्स्ट, अब प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर इट। आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो तो न्यूमेरिकल उठा लेना। तो जो भी आपके नोट्स के अंदर न्यूमेरिकल है उनको करना। न्यूमेरिकल्स को खुद कैलकुलेटर से एनालाइज करना ताकि कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े, सो दैट यू आर एबल टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर कैलकुलेशन। यूथ पब्लिकेशन की, बेटा एई के पेपर करने, किताब कोई सी भी उठाओ। तो एई लेवल के आपको सवाल करने हैं, तो किताब कोई सी भी उठाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो क्वेश्चन चाहिए, वैसे ही मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, किताब लेने की भी जरूरत नहीं है।
यू डोंट हैव टू कंसिडर एनी बुक, कोई से भी उठा लो। बुक है अच्छी बात है, नहीं है तब भी अच्छी बात है, बट प्रिपरेशन ऑफ ए लेवल एग्जामिनेशन इज टू बी डन। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने फॉर्मूले रिवाइज करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आने के चांसेस हैं। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कराएगा, आंसर कैलकुलेट करवाएगा, कैलकुलेटर दे रखा है उसने। तो जो भी फॉर्मूले आप छोड़ के जाते थे पहले प्री के लिए, वो आ जाएंगे। एग्जाम्पल बोलेगा इमीडिएट सेटलमेंट निकाल दो। अब इमीडिएट सेटलमेंट प्री में देगा ही नहीं वो आपसे, क्योंकि प्री में बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, और आएगी भी तो हम करेंगे नहीं। यहाँ पर वो सवाल पूछेगा। तो जो भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है उनके आने के चांसेस ज्यादा है, दैट इज हैविंग कंपैरेटिवली मोर प्रोबेबिलिटी टू बी आस्क्ड। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हम लोग कर लेते हैं कहीं से। सोमसील स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल करवा दीजिए। हाँ करवा दूंगा, दैट आई विल डिस्कस, सारे सब्जेक्ट ही कराऊंगा। तो जब नेक्स्ट मंथ अपन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो सारे सब्जेक्ट ही करेंगे, विल डिस्कस ऑल दी सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, क्योंकि टाइम कम है, सिंस टाइम इज लेस फॉर अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम, एक्यूरेसी आपको ज्यादा रखनी है। सो टेक प्रॉपर केयर, द एक्यूरेसी शुड बी कंपैरेटिवली वेरी हाई, चांसेस का स्कोप नहीं रहेगा, और इनफैक्ट -1 है, तो सवाल गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? जो भी न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर रहे हो खुद करो और कैलकुलेटर से करो। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो, ताकि स्पीड भी बढ़ती जाए और एक्यूरेसी भी बढ़ती जाए। सो दैट स्पीड इज आल्सो इंक्रीज, एक्यूरेसी इज आल्सो इंक्रीज्ड। प्रिपरेशन के लिए कौन से सवाल करो? यूपीएससी एई के सवाल कर सकते हो, एसएससी जेई के कर सकते हो, स्टेट जेई के कर सकते हो, एई के कर सकते हो, डीआरडीओ के कर सकते हो, इसरो के कर सकते हो, गेट के 1 नंबर वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो गेट एग्जामिनेशन 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो ये सब आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ओनली फॉर योर सेटिस्फैक्शन। हाउएवर, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो इशू इन अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम्स देयर आल्सो। इस साल वाले एसएससी जेई का पेपर एनालिसिस करा दीजिए। इस साल वाले एसएससी जेई के तो पेपर का सॉल्यूशन मिल गया ना आपको? सॉल्यूशन तो आ गई है की उसकी। हाइड्रोलॉजी यूट्यूब पर क्विक रिवीजन सर्वे के बाद, सर्वे के बाद आई विल बी कंडक्टिंग दी पोल। सर्वे के बाद पोल कंडक्ट करूंगा मैं, उसमें जिसकी भी वेटेज ज्यादा निकल के आएगी वो वाला सब्जेक्ट कराएंगे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं स्ट्रक्चर का टॉपिक उठाने के लिए, और जैसे आप बोल रहे हो कि हाइड्रोलॉजी उठा लो, तो सारे सब्जेक्ट्स होंगे, सारे टॉपिक्स होंगे उसके अंदर, तो जिसकी भी वेटेज ज्यादा निकल के आएगी वो वाला करा लेंगे। सो एज पर दी वेटेज विल डिस्कस। तो मैं पोल कंडक्ट करा दूंगा, अभी कल से सर्वे स्टार्ट हो जाएगी आपकी। फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग दी सर्वे। तो उसके बाद सर्वे खत्म होने के बाद जो भी टॉपिक आप बोलोगे वाला उठा लेंगे, दैट विल कंसिडर। बेटा ये तो बोल रहा हूँ कि पोल कंडक्ट करेंगे, पोल में जिसकी भी वेटेज ज्यादा आ जाएगी वो वाला करा दूंगा मैं। सो दिस वाज द बेसिक एनालिसिस ऑफ द पेपर 2, ये बेसिक एनालिसिस थी पेपर 2 की। अब इसमें कोई आपको स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो पूछ लो। इफ यू हैव स्पेसिफिक क्वेरी टू बी आस्क्ड इन दिस, यू कैन डायरेक्टली आस्क। ठीक है, करा दूंगा, आई विल डिस्कस। अगर एसएससी जेई का पेपर कराना है तो करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो ये IS 456 वाली सीरीज चल रही है आपकी, और गेट वाली चल रही है। तो IS 456 वाली सीरीज जब खत्म हो जाएगी उसके बाद एसएससी जेई वाला एनालिसिस करा दूंगा। आफ्टर दैट आई विल डू द एनालिसिस। कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस एग्जाम से एक महीने पहले तक खत्म हो जाना चाहिए। तो जो भी आपका टारगेट एग्जाम है, जैसे ये एग्जाम हो रहा है आपका दिसंबर में, तो नवंबर तक, मतलब अभी ये खत्म हुआ, 1 नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था। पूरा 1 महीना आपको रिवीजन में इन्वेस्ट करना है, दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर रिवीजन। प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन वेटेज एक्सपेक्टेडली, एसएससी जेई में ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट में वेटेज का फर्क पड़ता है, सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है, ईएससी और एसएससी जेई में ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्ट कहाँ सेट करा दूंगा ना मैं, नेक्स्ट मंथ चालू कर तो रहा हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आई विल बी स्टार्टिंग दी सीरीज है, तो लाइव टेस्ट करेंगे, वो उसको प्रैक्टिस कर लेना। सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग। वेटेज न्यूमेरिकल का नहीं मेंशन्ड है, तो न्यूवेर इट इज मेंशन इन दी नोटिफिकेशन व्हाट इज द वेटेज ऑफ द न्यूमेरिकल, तो वो मेंशन्ड नहीं है।
अब वेटेज मेंशन नहीं है पर कैलकुलेटर दे रखा है उसने, कैलकुलेटर दे रखा है इसका मतलब न्यूमेरिकल भी ज्यादा होंगे और न्यूमेरिकल बड़े भी होंगे, दोनों चीजें। सो न्यूमेरिकल विल बी मोर एंड न्यूमेरिकल विल बी कंपैरेटिवली लेंदी, तो दोनों चीजें। चलो, आप सारे क्वेश्चन कहाँ कराते हो? यहीं पे कराता हूँ, यूट्यूब पे और स्पेशल क्लास पे। जो सिलेबस में दिया है वही सफिशिएंट है, वही सफिशिएंट नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है वो। जो सिलेबस में दिया है इट इज मोर देन सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। वही तो दिक्कत होती है, वो उस सिलेबस को करने में महीनों लग जाते हैं। सो इफ यू हैव डन योर सिलेबस देयर विल बी नो इशू, कोई इशू होना ही नहीं चाहिए आपको अगर आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया तो पूरा फोकस सिलेबस के ऊपर होना चाहिए। अदर थिंग एक्स्ट्रा ना सर, जरूरत ही नहीं है करने की। जो सिलेबस में दे रखा है उतना कर लिया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रैंक से हो जाएगा। तो मैं क्यों एक्स्ट्रा करूंगा? व्हाई आई विल गो फॉर एक्स्ट्रा? वही पूरा नहीं होगा, करके तो देखो एक बार। जब आपने ये स्टेटमेंट बोली इसका मतलब सिलेबस किया ही नहीं है अभी तक। ये स्टेटमेंट तब आती है जब हम सिलेबस कर लेते हैं, क्योंकि जो सिलेबस कर रहा होता है उसको पता चल जाता है यही पूरा नहीं होगा, एक्स्ट्रा तो बहुत दूर की बात है। एक बार उठा के देखो, करके देखो पूरा, एक एक चीज जो मेंशन्ड है सिलेबस के अंदर वो समझ में आई है या नहीं आई है। अगर वो आ गई है, यू आर थ्रू विद एवरी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली एसएससी जेई। ईएससी के ऑब्जेक्टिव्स पीवाईक्यू सारे करने हैं क्या? नहीं करने, कहीं मेंशन नहीं किया। तो पेपर वन के उठा सकते हो बस आप, जो भी हमारे स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम्स है। तो सारे नहीं करने हैं, सारे मत करने बैठ जाना। जो स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम्स है वो कंसीडर कर सकते हो पेपर वन की। सो सिंस यू, मुझे पता था कि आप बोलोगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, इसलिए मैंने मेंशन किया है ये। बट पहली बार हो रहा है, नहीं बता सकते आप कि सवाल कहाँ से उठ के आएगा, पर इसकी श्योरिटी है कि सिलेबस पे ही सही होगा आपका सवाल और आसानी से बना लोगे। यू विल बी एबल टू क्रैक इट वेरी इजीली। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग द एनर्जी ऑन द फैक्ट कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूं, अपनी एनर्जी फोकस करो कि मैं अपना सिलेबस पूरा करूं। सो फोकस ऑन रिवीजन, जितनी ज्यादा बार रिवीजन कर सकते हो उतनी ज्यादा बार रिवीजन करो। कोई सा भी इसमें से ए जेई का पेपर उठा लो टेस्ट करने के लिए कि जो मैंने पढ़ा वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। दिस शुड बी दी बेसिक स्ट्रेटेजी, ये आपकी बेसिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैंने तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद मैं सवालों को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज दी ओनली थिंग, उसके अलावा और कोई नहीं है। ईएससी के पास के अभी देखो सारे पास के नहीं करने बेटा, पास के सारे नहीं करने। क्या है नेक्स्ट? रिवीजन कैसे करें? रिवीजन डेली आप जितना भी टाइम, एक दिन में जितना भी टाइम आप सोचते हो पढ़ने का उसका 20% टाइम रिवीजन में इन्वेस्ट करो, बाकी नया टॉपिक करो। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया है, अब तो पूरा टाइम ही आपका रिवीजन में जाएगा। तो एक महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्री आप क्लियर कर चुके हो। तो डेली एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर 5 घंटे आप पढ़ते हो, इफ यू आर स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, इसमें आप 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो। तो 3 सब्जेक्ट उठाओ, इसका रिवीजन करो। जब अगले दिन जाओगे, लेट सपोज अगले दिन मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो 6 घंटे में नेक्स्ट डे यहाँ पर जो भी 3 सब्जेक्ट उठाए हैं उसके कंटिन्यूएशन में चलेगा, दैट विल रन इन कंटिन्यूएशन। यही साइकिल चलाते रहोगे, तो 3 3 सब्जेक्ट आप उठाते जाओ रिवीजन के लिए। टारगेट बना लो कि भैया ये जो 3 सब्जेक्ट का स्लॉट है मेरा 3 दिन में या 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि टोटल 30 दिन है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर कंपेरेटिवली व्हाट, मेरे ख्याल से 15 सब्जेक्ट हैं आपके, मान लेते हैं। तो 5 स्लॉट बन गए, इसका मतलब एट मैक्स 5 दिन में आपका एक स्लॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 दिन में आपका एक स्लॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 5 दिन का टारगेट बनाओ, 3 3 सब्जेक्ट उठाओ, 3 सब्जेक्ट आपके 5 दिन में रिवाइज हो जाने चाहिए। तो ये आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। बीच में 5 दिन बचेंगे और उन 5 दिनों में आप कोई सा भी टेस्ट दे सकते हो, ए वाला, दैट टेस्ट यू कैन गिव। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस आल्सो। क्लियर है? और कोई क्वेरी हो उसमें? एनी अदर क्वेरी इन दिस?
टारगेट तो रखते हैं डेली, पूरा नहीं हो पाता, कोई बात नहीं। सी, ये कॉमन शुभम ने एक बात पूछी है, इसने बोला टारगेट तो रखते हैं डेली पर पूरा नहीं हो पाता। रीजन बीइंग वो टारगेट आप बनाते हो आइडियल, और आपको ये भी नहीं पता होता कि ये टारगेट अचीवेबल है या नहीं है, तो उसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है ना। यार आपने टारगेट रखा कि यार मेरे को 20 पेज पढ़ने हैं, अब उस टॉपिक के 20 पेज पढ़े जा ही नहीं सकते एक दिन के अंदर। तो अगर प्रैक्टिकल बात करूं, लेट सपोज 10 पेज ही पढ़े जा सकते हैं, आपने टारगेट रख दिया 10 ही हुए, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो क्यों परेशान होना उसके अंदर, आपने टारगेट ही ज्यादा रखा हुआ था ना। तो जिस काम को करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। तो इस स्टेज पे अगर आप आके पूछ रहे हो तैयारी करनी है, 1 महीने में तो तैयारी होगी नहीं, तैयारी हो जानी चाहिए थी। प्लस माइनस 2 4 5 दिन हो सकते हैं ऊपर नीचे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। सब कहते हैं खूब करो, क्या खूब करो? चलो, रखता हूँ, मन करता है बहुत पढ़ूं और पढ़ता भी हूँ सर, टारगेट नहीं होते पूरे। वही सेम चीज बताए ना, टारगेट आप अगर ज्यादा रख लोगे जितना पॉसिबल है उससे, तो टारगेट पूरा नहीं होगा, टारगेट विल नॉट बी फुलफिल्ड। तो हमें टारगेट प्रैक्टिकली बनाना पड़ता है कि हाँ इतना अचीवेबल है, ये ध्यान में रखते हुए कि आप इंसान ही हो, और आप कंटिन्यूअसली पूरा दिन नहीं पढ़ सकते, या कंटिन्यूअसली 4 5 घंटे या 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो आपने टारगेट हाई रखा, टारगेट अचीव नहीं किया, नहीं अचीव करोगे फिर लो फील करोगे। तो आपने खुद ही उस लूप में अपने आप को फंसा लिया ना, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। तो टारगेट प्रैक्टिकल रखना है, ना बहुत ज्यादा रखना है ना बहुत कम रखना है। तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। गेट में लास्ट ईयर 963 रैंक थी, इस बार क्या एक्स्ट्रा? 963 ठीक है, 1000 के अंदर रैंक थी, तो ठीक है, सफिशिएंट है, मतलब ज्यादा कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये 963 से आप 96 में भी आ सकते हो जंप मार के। एक्स्ट्रा बेटा, इस स्टेटमेंट से मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा ना कि कहाँ पर आपने गलती करी, वेयर यू हैव डन द मिस्टेक। बस इससे आपको बस ये पता चल गया 1000 के अंदर अंदर रैंक है, इसका मतलब आपको बातें समझ में आती हैं और आप उन बातों को पेपर में दोबारा रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो सवालों के फॉर्म में। हाँ, अब इसको और एक्सेलरेट करने के लिए आपको वो शॉर्टकमिंग्स पूरी करनी पड़ेंगी जो आप अपने टेस्ट में आइडेंटिफाई करते आ रहे हो, विच यू आर आइडेंटिफाइंग इन योर टेस्ट। टेस्ट सीरीज ज्यादा नहीं दी थी, अगेन देखो, टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ ना, एक तरीका है ये पता करने का कि आपकी तैयारी कैसे है। ये काम आप 5 टेस्ट से भी कर सकते हो, 5 की जगह 50 दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेटर साइंटिफिक रहेगा या सिंपल? कैलकुलेटर साइंटिफिक रहेगा। आपको लेके जाना है, कैलकुलेटर अलाउड है, आप ले जा सकते हो कैलकुलेटर, यू हैव टू कैरी द कैलकुलेटर। तो आप नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना, प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए बस। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट, इट शुड बी नॉन प्रोग्रामेबल। तो आपका जो कैलकुलेटर है वो नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए। बेसिक आता है, और इम्प्रूवमेंट कैसे करें, और इम्प्रूवमेंट बिल्डअप करके उसके ऊपर। तो बेसिक यू नो, अब उसी चीज को जब दोबारा पढ़ोगे तो उसके ऊपर बिल्डअप होगी। डाटा याद कैसे करें? बाय रिवाइजिंग द सेम डाटा एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। तो डाटा याद करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रिवीजन, और एक होता है क्वेश्चंस में उसकी एप्लीकेशन। अब क्वेश्चंस में एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड होती है डाटा की, मतलब ऐसे सवाल जिसमें आपने जो डाटा पढ़ा, डाटा तो खूब सारा है, उसकी एप्लीकेशन करनी है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली उस डाटा को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो बार 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 आपको वो चीज रिवाइज करनी है। प्री में कम मार्क आए और मैं फिर से कर रहा तो समझ नहीं आ रहा हूँ, हाउ टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज व्हाट? ठीक है, प्री में कम नंबर आया, दैट इज फाइन, दैट इज नॉट एन इशू। किस चीज को ऑर्गेनाइज करना है आपको? सारे सब्जेक्ट्स का बंडल बना लो। अगर आप मेंस को टारगेट कर रहे हो तो बता ही दिया, 3 3 का बंडल बना हुआ है। अगर पेपर 2 दे रहे हो आप, अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो फिर तो बहुत टाइम है आपके पास, देन तो यू कैन गो स्लोली ऑल्सो, दोबारा से उन टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ सकते हो।
Again, you can go for the preparation in depth. So if you're targeting paper 2 for this year, तब तो मैंने बता ही दिया कैसे बंडल अप करना है आपको. अगर आप अगले साल एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तब तो आप यू कैन गो इजीली एंड गो इन डेप्थ. तैयारी हो पेपर ईएससी पेपर 1 करने से तैयारी हो जाएगी नहीं. कैसे तैयारी होगी वो तो अभी बताया था मैंने. इसके लिए पीछे 40 मिनट का लेक्चर लिया है. कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहेगा, नहीं है ऐसा कुछ भी. एसएससी जेई में नहीं है ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहेगा या कम रहेगा. सब इक्वल वेटेज के हैं. गेट में होता है, एसएससी जेई ईएससी में नहीं है. तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है, सारे सब्जेक्ट करके जाने हैं. ऑल दी सब्जेक्ट्स विल बी हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल वेटेजेस. जो टॉपिक में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, स्ट्रक्चर वाले टॉपिक होंगे, न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करना. बीएमसी, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, इनमें से थ्योरी ज्यादा आएगी. अब इतनी चीज अंडरस्टैंडेबल है. इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते. नहीं, ये वाला सब्जेक्ट ज्यादा करके जाऊंगा, ये कम करके जाऊंगा. I think calculator will not be allowed. SSCJ will issue the notice as it did for. अगेन कर देगा तो नहीं लेके जाएंगे. अब क्यों इतना सोचो. अभी तक नहीं किया तो अभी तक यही है. अभी ये भी मैं सोचूं कि फ्यूचर में वो क्या करेगा. फिर से मतलब आज के टाइम पे पता नहीं क्यों सेंसलेस बातें करनी होती है. ये मना कर देगा तो नहीं लेके चले जाएंगे, नहीं मना करेगा तो लेके चले जाएंगे. क्यों सोचूं मैं इसके बारे में. जीके जीएस नहीं हो पाया सर, टाइम ज्यादा लग गया था सर टेक्निकल में. कोई नहीं, अभी भी टाइम है. स्टिल यू कैन गो. अगर अभी भी कर सकते हो. अभी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. जीके जीएस एक ऐसी चीज है विच इज एंडलेस, जो एंडलेस है. तो उसमें इतना टेंशन भी मत लो. चलो, तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन, सफिशिएंट जानकारी दे दी है. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर. इसके बाद आपकी एक तो मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली चल रही है क्लास, और एक क्लास आपकी कौन सी चल रही है, IS 456 वाली. टेक्निकल इंप्रूव कैसे करें. टेक्निकल के लिए तो कंटेंट पढ़ना पड़ेगा ना आपको. फॉर दैट यू हैव टू रीड द टेक्निकल कंटेंट. क्लासेस हो तो रही है बेटा, इतने सब्जेक्ट करा दिए अभी पीछे मार्क किए. टेक्निकल कैसे इंप्रूव करोगे, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको. IS 456 नहीं, स्पेशल क्लास पे ही है ना, भी इसके बाद ही है. इसके बाद ही सेशन लगा रखा है. इसके बाद आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला है 8 से 9, और नहीं 7 से 8, और फिर 8 से 9 आपका IS 456 वाला है. तो गेट का एक सेशन है इसके बाद, और फिर IS 456 वाला सेशन है. कोड के क्वेश्चन कोड ही तो करवा रहा हूँ भाई अभी. तो अभी जो कर रहे हैं वो कोड ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं. इसके बाद सेशन है 8 से 9 कोड का. IS 456 का ही सेशन है. तो कोड के सवाल जो आते हैं वो सारे नए कोड के हिसाब से होते हैं. तो नए कोड में कौन कौन सी चीजें ऐड हो गई हैं वो ही तो डिस्कस कर रहे हैं अभी. अभी है 8 से लेकर 9 बजे के बीच में, फ्रॉम 8 to 9. चलिए, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू ऑल.